नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 39वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो हिंदी भाषा रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो भाषा विकास के चरण के बारे में जानेंगे। मतलब ये जो भाषा विकास का चरण है ना, वो आप लोगों का हिंदी विषय का पेडागोजी का सेक्शन है, ठीक है। मतलब शिक्षण शास्त्र का सेक्शन है। तो आप लोगों को क्या करना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि हिंदी में भी आप लोगों का पेडागोजी का सेक्शन में से प्रश्न पूछा जाना है। तो लगभग आज से ना लगभग 4-5 दिन तक ही कंटिन्यू आप लोगों को ना ये जो हिंदी भाषा शिक्षण को आप लोगों को पढ़ाऊंगा। मतलब पेडागोजी का जो चैप्टर है ना, उसमें कितने प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, उन तमाम प्रश्नों को आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। तो आप लोगों को क्या करना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और आप लोगों को ना मेरे आंसर लेने से पहले खुद आंसर लेना है, क्योंकि आप लोगों को प्रैक्टिस करना ज़्यादा ज़रूरी है। इस जनवरी माह में जितना ज़्यादा प्रश्नों का अभी प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर आप लोगों के लिए होने वाला है। तो इसलिए आप लोगों को प्रैक्टिस करते हुए भी चलना है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को पढ़ते हैं। उससे पहले आप लोगों से केवल एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं कंटिन्यू क्लास लेकर आऊँ तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिले। और आप लोगों को वर्ग 1 के रहो चाहे वर्ग 2 के रहो, दोनों को ये जो क्वेश्चन है ना उसको सॉल्व करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि पेडागोजी का सेक्शन दोनों लोगों के मतलब वर्ग 1 और वर्ग 2 दोनों का विषय में ये है। तो ठीक है, तो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन सी अवस्था बालकों में उत्तरकालीन भाषा विकास की अवस्था नहीं है? ऑप्शन ए दूसरों की भाषा को समझना, ऑप्शन बी विस्फोटक ध्वनि, ऑप्शन सी शब्दावली का निर्माण, या ऑप्शन डी उच्चारण। तो क्या इसका आंसर होगा, पहले आप बताइए, फिर विस्तार पूर्वक मैं आप लोगों का इन सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी विस्फोटक ध्वनियाँ करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में से कौन सी अवस्था बालकों में उत्तरकालीन भाषा विकास की अवस्था नहीं है? तो उत्तरकालीन भाषा विकास की जो अवस्था नहीं है बालकों में, वो विस्फोटक ध्वनियाँ हो जाएगा। और विस्फोटक ध्वनियाँ क्या होता है अगर आप लोगों को ये बताऊँ तो प्राय ना 3-4 माह का जब बच्चा रहता है तो उस बच्चे में ना आ ई इत्यादि ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। और इस प्रकार की जो ध्वनियाँ होता है ना, तो उसे हम लोग विस्फोटक ध्वनियाँ कहते हैं। और ये जो विस्फोटक ध्वनियाँ है वो 3-4 माह में होता है, जब वो किसी प्रकार की बोलना को धीरे धीरे स्टार्ट करता है, जैसे आ ई इस प्रकार की जो छोटे छोटे जो वर्ड हैं उसका उच्चारण करते हैं ना, तो ये विस्फोटक ध्वनियाँ कहलाता है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और आप लोगों को अगर समझ नहीं आ रहा होगा ना कि उत्तरकालीन भाषा विकास अवस्था क्या होता है, तो उत्तरकालीन भाषा विकास अवस्था को भी थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब ना बच्चा स्कूल जाने के लायक होता है, मतलब 5-6 वर्ष का जब बच्चा होता है ना, खास करके स्कूल जाने के लायक, तो उस अवस्था में जब बालक बोलना शुरू करता है, धीरे धीरे उसकी जो बोलने की क्षमता है उसका विकास होना शुरू होता है, और वे जटिल वाक्यों को बनाना धीरे धीरे शुरू करता है, और व्याकरण को भी समझता है, विचारों को भी स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है, और पढ़ने लिखने जैसे आप जो कौशल है उसमें उन्नति का कर सकता है, उन्नत के तरीके से सीख पाता है। तो इस प्रकार से जब सामाजिक मेल जोल के लिए ना भाषा को विकसित करता है, धीरे धीरे बोलना शुरू करता है शब्दों को, तो वो क्या कहलाता है, उस वक्त को हम लोग उत्तरकालीन भाषा विकास की अवस्था कहते हैं। जनरली ये 5-6 वर्ष की उम्र में स्टार्ट होता है, तो ये चीज़ भी आप लोगों को याद रखना है, इसे उत्तरकालीन भाषा विकास की अवस्था कहते हैं। तो इसमें बोला है कि उत्तरकालीन भाषा विकास की अवस्था नहीं है बोला है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है, समझ में आया आप लोगों को। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं, तो इसको भी ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को ध्यान से पढ़िए। बच्चा भाषा तभी सीखता है, ऑप्शन ए जब वह सक्रिय हो, ऑप्शन बी जब उसमें समझ ना हो, ऑप्शन सी जब उनमें कोई विकार हो, या ऑप्शन डी जब वह निष्क्रिय हो। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जब वह सक्रिय हो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बच्चा भाषा तभी सीखता है, तो एक जो बालक है वो भाषा कैसे सीखता है, जब वह सक्रिय हो, मतलब सक्रिय रूप से जब वो सुनते रहता है तब वो भाषा सीखता है। और एक चीज़ आप लोग हिंदी में ये जान लो, अगर हिंदी का पेडागोजी का क्वेश्चन पूछा जाएगा इस प्रकार से, और अगर प्रश्न पॉजिटिव होगा तो हमेशा आप लोगों को आंसर भी पॉजिटिव लेना है। कैसे? तो देखो ऑप्शन नंबर ए जो है ना वही केवल पॉजिटिव
बाकी सब निगेटिविटी को दर्शाता है। कैसे? तो देखो ऑप्शन नंबर बी को, जब उनमें समझ ना हो, तो एक बालक में समझ ना हो तो ये निगेटिविटी को दर्शा रहे हैं ना, नहीं वाला जो पार्ट है वो। ठीक उसी प्रकार से सी को देखो, जब उनमें कोई विकार ना हो, तो अगर बताओ कोई विकार होगा तो फिर वो नहीं सीख पाएगा क्या है? मान के चलो कोई दिव्यांग बालक होगा तो वो नहीं सीख पाएगा क्या? उसमें थोड़ा बहुत कोई विकार होगा तो ये भी निगेटिविटी को दर्शा रहा है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी को देखो, जब वह निष्क्रिय हो, तो निष्क्रिय भी क्या दर्शा रहा है? निगेटिविटी को दर्शा रहा है। समझ में आया? निष्क्रिय मतलब नहीं वाली जो पार्ट है वो, तो ये भी ना निगेटिविटी को दर्शा रहे। केवल ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो पॉजिटिव है। अगर प्रश्न पॉजिटिव बोले तो आंसर भी आप लोगों को हमेशा पॉजिटिव में लेना है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यान से पढ़िए। मानव और पशुओं की भाषा सीखने की क्षमता के अध्ययन संबंधी प्रयोग हुए अधिकतर। ऑप्शन ए चूहे और बिल्लियों पर, ऑप्शन बी चिंपांजी और वानरों पर, ऑप्शन सी खरगोश व मेमने पर, या ऑप्शन डी कुत्ते और सियारों पर। तो क्या इसका आंसर होगा, पहले आप बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी चिंपांजी और वानरों पर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मानव और पशुओं की भाषा सीखने की क्षमता के अध्ययन संबंधी प्रयोग हुए अधिकतर। तो सबसे ज़्यादा जो प्रयोग हुए हैं भाषा विकास में मानव और पशुओं में, तो वो चिंपांजी और वानरों पर सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। और चिंपांजी पर जो प्रयोग है ना वो सर्वप्रथम किसने किया था? तो वो कोहलर नामक मनोवैज्ञानिक ने किया था। कौन? तो कोहलर नामक मनोवैज्ञानिक ने चिंपांजी पर सबसे पहला प्रयोग किया था। ये चीज़ आप लोगों को नोट करना है, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, ऑप्शन नंबर डी कुत्ते पर प्रयोग किसने किया था? तो कुत्ते पर जो प्रयोग किया था वो पावलोव ने किया था। किसने? तो इवान पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, ठीक है। मतलब वे कुत्ते या चिंपांजी किस प्रकार से सीखते हैं, उसकी सीखने की क्षमता क्या है, किस प्रकार से अपने बुद्धि का प्रयोग करते हैं। चिंपांजी या कुत्ता होता है वो खाने को दिया जाता है तो किस प्रकार से वो खाने को देखकर उसमें लार आता है, किस प्रकार से उसमें जो उत्सुकता है वो सारा चीज़ आता है। तो इन तमाम प्रकार की जो सीखने की जो क्षमता है ना उस पर क्या किया था? शोध किया था। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। चिंपांजी पर कोहलर ने किया था और कुत्तों पर किसने किया था? तो इवान पावलोव ने किया था। तो इन दोनों चीज़ों को आप लोगों को याद रखना। और सबसे ज़्यादा जो प्रयोग हुआ है सीखने पर वो चिंपांजी और वानरों पर हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। पढ़ने में बाधा नहीं है। ऑप्शन ए सारे नियम पहले ही बता डालना, ऑप्शन बी उच्चारण पर ही जोर देते रहना, ऑप्शन सी सटीकता पर ही जोर देना, या ऑप्शन डी लिखी हुई चीज़ों का अर्थ निकालना। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लिखी हुई चीज़ों का अर्थ निकालना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पढ़ने में बाधा नहीं है। तो पढ़ने में बाधा जो नहीं है वो लिखी हुई जो चीज़ है उसका अर्थ निकालना बाधा नहीं है। मान के चलो आप लोगों को कोई भी एक लाइन दे दिया, उसको आप लोगों को पढ़ने को बोला, और पढ़ने के साथ केवल आप पढ़ोगे क्या? पढ़ने के साथ साथ उसमें जो वर्ड लिखा है उसमें जो उसका अर्थ है उसको भी समझोगे ना जी। तो उसको समझोगे तो उसमें किसी प्रकार का बाधा होगा क्या? तो वो नहीं होगा। बाकी सब में देखो सारे नियम को पहले ही बता डालना, तो ये तो बाधा में आएगा ना। उसके अलावा उच्चारण पर ही जोर देना ये भी बाधा आएगा, सटीकता पर जोर देना ये भी बाधा आएगा। लेकिन लिखी हुई चीज़ों का अर्थ केवल निकालना जो होगा ना वो पढ़ने में बाधा नहीं होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को अब ध्यान से पढ़िए। बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ऑप्शन ए बच्चे द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम पकड़ना, ऑप्शन बी बच्चों का उच्चारण, ऑप्शन सी व्याकरण का ज्ञान, या ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तकों की सामग्री। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बच्चे द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम पकड़ना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। किसी बच्चे की सीखने की जो प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो बच्चे द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम को पकड़ना करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यान से पढ़िए। बच्चा भाषा उत्पादन के लिए कौन सी प्रक्रिया पूर्ण करता है? ऑप्शन ए ध्वनि का उत्पादन, ऑप्शन बी वंध्यात्मक तैयारी, ऑप्शन सी शेष वाक्य की रचना, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है?
तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बच्चा भाषा उत्पादन के लिए कौन सी प्रक्रिया पूर्ण करता है? भाषा उत्पादन जी मतलब बोलने जब शुरू करता है ना तो किस प्रकार से वो बोलता है, बोलने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ता है? तो वो ध्वनि की उच्चारण का भी आवश्यकता पड़ता है, ध्वन्यात्मक तैयारी की भी आवश्यकता पड़ता है, शेष वाक्य की रचना की भी आवश्यकता पड़ता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। जो प्रश्न को ना आप लोगों को अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की आवश्यकता है उसको मैं बिल्कुल आप लोगों को समझाते हुए चलूँगा, ठीक है। और जो ईजी रहेगा वो तो आप लोग एक बार में ही समझ जाओगे, तो उसको ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 7वां को अब ध्यान से पढ़िए। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता एवं समझ विकसित हो इसके लिए आवश्यक है कि ऑप्शन ए जिस भाषाई कौशल में वक्ता व बच्चा सहज हो उसी का प्रयोग करना चाहिए, ऑप्शन बी जिस भाषाई कौशल में वक्ता सहज हो उसी का प्रयोग करना चाहिए, ऑप्शन सी जिस भाषाई शैली में वक्ता सहज हो व बच्चा असहज हो उसी का प्रयोग करना चाहिए, या ऑप्शन डी जिस भाषाई कौशल में वक्ता सहज हो व बच्चा असहज हो उसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। जिस भाषाई शैली में वक्ता व बच्चा सहज हो उसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता एवं समझ विकसित हो इसके लिए आवश्यक है। तो बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता है उसको विकसित करने के लिए क्या करना होगा? उस भाषा का प्रयोग करना होगा जिसमें बच्चा जो है वो सहज महसूस करे, आसानी से वे उच्चारित कर सके, बात कर सके और प्रयोग कर सके, किसी भी प्रकार के उसमें झिझक या किसी भी प्रकार से जो डर है वो ना रहे। तो इस प्रकार की जो भाषा है ना उसको प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों सेम है, तो इस पर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोगों को ए, बी और सी तीनों में से एक ही ले लेना था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आप लोग हमेशा ना पॉजिटिव को देखा करो, अगर प्रश्न पॉजिटिव बोला है तो ज़रूर उसमें आंसर भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। निगेटिविटी को आप लोगों को बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यान से पढ़िए। लेखन एक संरचनात्मक प्रक्रिया है न कि यांत्रिक प्रक्रिया। इस कथन की पुष्टि नीचे दिए गए किस तथ्य से होती है? ऑप्शन ए लेखन एक प्रकार से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है, ऑप्शन बी लेखन विचारों को व्यक्त करने की प्रक्रिया है, ऑप्शन सी लेखन सीखने की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी तथ्य। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी तथ्य करेक्ट हो जाएगा। कैसे? लेखन एक संरचनात्मक प्रक्रिया है न कि यांत्रिक प्रक्रिया। इस कथन की पुष्टि नीचे दिए गए किस तथ्य से होती है? तो ये तीनों तथ्य से होता है। जैसे कि पहला देखो, लेखन एक प्रकार से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है, तो लेखन क्या होता है जी? अर्थ निर्माण की प्रक्रिया ही ना होता है। ऑप्शन बी लेखन विचारों को व्यक्त करने की प्रक्रिया है, जैसे मैं कुछ लिखूँ तो वो मैं अपने विचारों को लिख करके व्यक्त कर रहा हूँ ना जी, तो ये भी इसका प्रक्रिया होगा। ऑप्शन सी लेखन सीखने की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है, तो लेखन जो प्रक्रिया है वो जीवन पर्यंत चलते रहता है, मतलब कुछ कुछ हम लोग हमेशा लिखते रहते हैं ना, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए हो चाहे और किसी भी चीज़ के लिए हो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को पढ़िए। हिंदी भाषा का मानकीकरण करने वाले संस्था को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए हिंदी भाषा अध्ययनशाला, ऑप्शन बी केंद्रीय हिंदी निर्देशालय, ऑप्शन सी हिंदी भाषा प्रवर्तक संस्था, या ऑप्शन डी केंद्रीय हिंदी विकास संस्था। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय हिंदी निर्देशालय करेक्ट हो जाएगा। कैसे? हिंदी भाषा का मानकीकरण करने वाले संस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो वो केंद्रीय हिंदी निर्देशालय के नाम से जाना जाता है। और केंद्रीय हिंदी निर्देशालय जो है ना वो भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन है, और ये ना हिंदी के प्रसार के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
इसे आप लोगों को नोट करके रखना है, ठीक है। अपना शॉर्ट नोट जो बना रहे हो ना, उसमें एक लाइन लिख लीजिएगा आप लोग, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को अब ध्यान से पढ़िए। बच्चा अपने जन्म के बाद परिवार में जिस भाषा को सीखता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बोली, ऑप्शन बी मातृभाषा, ऑप्शन सी प्रादेशिक भाषा या ऑप्शन डी राजभाषा। तो क्या इसका आंसर होगा? ये इजी है बहुत आप लोगों के लिए। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी मातृभाषा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बच्चा अपने जन्म के बाद परिवार में जिस भाषा को सीखता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे मातृभाषा ना कहते हैं जी, मदर टंग जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं फिर से। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यान से पढ़िए। बच्चों में लेखन कौशल की समझ का विकास कैसे किया जा सकता है? ऑप्शन ए कहानी बोलकर, ऑप्शन बी श्यामपट्ट पर लिखवाकर, ऑप्शन सी निबंध लिखवाकर या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बच्चों में लेखन कौशल की समझ का विकास कैसे किया जा सकता है? तो लेखन कौशल की समझ का विकास जो है वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। मतलब कहानी बोलकर, श्यामपट्ट पर लिखवाकर, निबंध लिखवाकर। तो ये तीनों प्रकार से बच्चों में लेखन की जो कौशल है, मतलब लिखने की जो कौशल है, उसका विकास किया जा सकता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़िए। प्रश्न क्रमांक 12 को अब पढ़िए। भाषा कौशल में मौलिकता लाने के लिए कौन सी विषय वस्तु उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन ए सुनना, ऑप्शन बी बोलना, ऑप्शन सी पढ़ना या ऑप्शन डी कहना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी कहना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भाषा कौशल में मौलिकता लाने के लिए कौन सी विषय वस्तु उपयुक्त नहीं है? तो भाषा कौशल में मौलिकता लाने के लिए कहना जो है वो उपयुक्त नहीं है। बाकी भाषा की जो मौलिकता है, मतलब भाषा कौशल में जो मौलिकता ला सकता है वो सुनना मौलिकता लाता है, बोलना मौलिकता लाता है, पढ़ना भी मौलिकता लाता है, लेकिन कहना नहीं लाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को अब ध्यान से पढ़िए। ग्रहात्मक कौशल में शामिल है ऑप्शन ए सुनना बोलना, ऑप्शन बी बोलना लिखना, ऑप्शन सी सुनना पढ़ना या ऑप्शन डी पढ़ना लिखना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सुनना और पढ़ना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? ग्रहात्मक कौशलों में शामिल है। ग्रहात्मक का मतलब होता है ग्रहण करना, एक्सेप्ट करना, एडॉप्ट करना, मतलब किसी चीज़ को सीखना होता है जी। ग्रहात्मक का मतलब होता है ग्रहण करना होता है। सुनना जो होता है वो ग्रहण करना में शामिल होता है, पढ़ना जो है वो भी ग्रहण करना में शामिल होता है। कैसे? अगर मैं आप लोगों को कुछ बोल रहा हूँ तो आप लोग सुन करके क्या कर रहे हो? ग्रहण कर रहे हो, सीख रहे हो आप लोग, है ना। उसके अलावा अगर आप लोग पढ़ोगे किसी चीज़ को, जो लिखा हुआ वाक्य को, तो उसमें भी आप लोग क्या कर रहे हो? पढ़ करके आप उसका जो अर्थ है उसको ग्रहण कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो। तो वो ग्रहणात्मक कौशल आएगा, ग्रहात्मक कौशल जिसे कहते हैं। समझ में आया? सुनना भी होता है, लेकिन बोलना जो है वो आप ग्रहण नहीं कर रहे हो, दूसरे को आप लोग क्या कर रहे हो? व्यक्त कर रहे हो, बता रहे हो आएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है वो ग्रहात्मक कौशल में आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में, फटाफट अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को पढ़िए। किस प्रणाली से छात्रों में सक्रियता बनी रहती है? ऑप्शन ए व्यास प्रणाली, ऑप्शन बी प्रश्नोत्तर प्रणाली, ऑप्शन सी गीत प्रणाली या ऑप्शन डी अभिनय प्रणाली। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी प्रश्नोत्तर प्रणाली करेक्ट हो जाएगा। कैसे? किस प्रणाली में छात्रों में सक्रियता बनी रहती है? तो छात्रों में सक्रियता जो बनी रहती है वो प्रश्नोत्तर प्रणाली हो जाएगा। कैसे? मान के चलो मैं किसी कक्षा में पढ़ा रहा हूँ और बीच बीच में मैं क्या करता हूँ, मैं ना बच्चों से प्रश्न पूछ देता हूँ उसी टॉपिक पर जिस टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चे क्या रहेंगे? हमेशा सक्रिय रहेंगे, क्योंकि उनमें ये रहता है कि सर ना बीच बीच में प्रश्न पूछते रहते हैं। क्योंकि अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे, अच्छे से सक्रिय नहीं रहेंगे, तो
तो प्रश्न पूछेगा और जवाब नहीं देंगे तो सर हमें क्या बोलेंगे, किसी प्रकार से हमें क्या करेंगे, प्रश्न डांटेंगे या कुछ और कर सकते हैं। तो इसीलिए जो बच्चे होते हैं वो हमेशा सक्रिय रहने की कोशिश करते हैं और प्रश्न उत्तर प्रणाली जो होता है ना वो सबसे अच्छा प्रणाली होता है बच्चों में सक्रियता लाने के लिए। तो ये चीज़ों को आप लोगों को समझना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। इसी प्रकार से आप लोगों को ना ये जो प्रश्न क्रमांक 15 है थोड़ा सा ब्लर नज़र आ रहा होगा, इस प्रश्न को केवल मैनेज कर लीजिएगा, मैं आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ। स्कूल की भाषा और घर की भाषा में अंतर होने से ऑप्शन ए बच्चे पुस्तक नहीं पढ़ पाते, ऑप्शन बी बच्चों को लिखने में कठिनाई होती है, ऑप्शन सी भाषा सीखने में बच्चों को समस्या होती है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी भाषा सीखने में बच्चों को समस्या होती है करेक्ट हो जाएगा। कैसे? स्कूल की भाषा और घर की भाषा में अंतर होने से। तो मान के चलो स्कूल की भाषा क्या है, हिंदी है, और घर की भाषा हमारा छत्तीसगढ़ी है। तो स्कूल की भाषा और घर की भाषा जो अंतर रहेगा तो उसमें क्या होगा, भाषा सीखने में बच्चों को समस्या होगा, क्योंकि एक जो बालक है 6 वर्ष कंप्लीट करने के बाद जब स्कूल जाता है तो वो क्या जानता है, वो केवल छत्तीसगढ़ी को सबसे ज़्यादा जानता है, क्योंकि उसका मदर टंग क्या है, छत्तीसगढ़ी है। लेकिन जब स्कूल जाता है तो उसे हिंदी में बोलना पड़ता है, हिंदी में पढ़ना पड़ता है। तो उसका क्या होगा, अलग अलग भाषा होने के बाद ना इनको क्या होगा, उसको कठिनाई होगा क्या करने में, भाषा सीखने में क्या होगा, समस्या होगा इसको शुरुआती दिनों में। ठीक है, तो स्कूल की भाषा और घर की भाषा में अंतर होने से ना बच्चों को भाषा सीखने में समस्या होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यान से पढ़िए, आप थोड़ा फास्ट मोड में पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल विकसित करने में कौन सी विधियां अधिक सहायक है? ऑप्शन ए कहानी कथन और श्रुत लेखन, ऑप्शन बी कविता पाठ और भाषा प्रयोगशाला, ऑप्शन सी भूमिका निर्वहन और समाचार वाचन, या ऑप्शन डी भूमिका निर्वहन और बातचीत करना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी भूमिका निर्वाह और बातचीत करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल विकसित करने में कौन सी विधियां अधिक सहायक है? सुनना बोलना जी, मतलब ये है कि दूसरा कुछ भी बोल रहा है तो उसको सुनना और उसके बाद खुद बोलना। तो इस प्रकार की जो कौशल है उसका विकास कैसे किया जा सकता है? तो भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। भूमिका मतलब किसी प्रकार की जो एक्टिविटी है, जैसे कि नाटक हो गया, उसमें भाग लेना। तो उसमें क्या होगा, सुनना सीखेंगे, साथ में बोलना सीखेंगे। और बातचीत करेंगे तो क्या करेंगे, बातचीत में हम लोग सुनना भी सीखेंगे और बोलना सीखेंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 को पढ़िए। अभिव्यक्ति का उद्देश्य है। ऑप्शन ए भाषा और साहित्य में कवि का विकास, ऑप्शन बी बोलने की योग्यता, ऑप्शन सी लिखने की योग्यता, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अभिव्यक्ति का उद्देश्य है, तो अभिव्यक्ति का जो उद्देश्य है वो ऑप्शन नंबर ए भाषा और साहित्य में कवि का विकास भी हो जाएगा, और बोलने की योग्यता भी हो जाएगा, और लिखने की योग्यता भी हो जाएगा। क्योंकि अभिव्यक्ति की योग्यता जी मतलब खुद जो व्यक्ति होता है ना उसका उद्देश्य क्या होगा, उसकी योग्यताओं का, तो वो सब हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यान से पढ़िए। मौन पठन का प्रकार है। ऑप्शन ए द्रुत पठन, ऑप्शन बी आदर्श पठन, ऑप्शन सी अनुकरण पठन, या ऑप्शन डी स्वर पठन। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर ए द्रुत पठन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मौन पठन का प्रकार है। मौन पठन कहने का मतलब है कि बिना बोले ना चुपचाप मन में पढ़ना, और द्रुत पठन का जो मतलब होता है ना वो जल्दी पढ़ना, फास्ट तरीके से पढ़ना, और फास्ट तरीके के पढ़ने के साथ साथ जो जानकारी है ना वो अधिक से अधिक जो जानकारी है उसे प्राप्त करना। तो इस प्रकार की जो पठन होता है ना उसे द्रुत पठन बोलते हैं, और मन है ना वो मौन पठन का प्रकार होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यान से पढ़िए। मौन वाचन किसके सहारे किया जाता है? ऑप्शन ए कान के सहारे, ऑप्शन बी आंख के सहारे, ऑप्शन सी मुख के सहारे, या ऑप्शन डी जीभ के सहारे। तो क्या इसका आंसर होगा?
तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी आँख के सहारे करेक्ट हो जाएगा। और मुझे पता है अधिकतर लोगों ने ना मुख के सहारे के लिए होंगे, लेकिन ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कैसे ऑप्शन नंबर बी होगा, आप लोगों को सरल तरीके से बताता हूँ। मौन वाचन किसके सहारे किया जाता है? मौन वाचन का मतलब ये होता है कि आप बिना मुख का प्रयोग किए, बिना एक भी शब्द के चुपचाप पढ़ो। मतलब मान के चलो ये प्रश्न क्रमांक 19 है, उसको मैं बोलूँ कि आप लोग चुपचाप बिना किसी शब्द निकाले पढ़ो, तो किससे पढ़ोगे आप लोग? आँख के सहारे पढ़ोगे जी। मतलब आँख से देख करके और दिमाग का प्रयोग करके मन में ही पढ़ोगे, तो इसे क्या कहेंगे? मौन वाचन कहेंगे। ठीक है, मतलब चिल्ला चिल्ला करके आप लोग नहीं बोलोगे, चुपचाप बिना मुंह से किसी एक शब्द निकाले बिना मन में ही पढ़ोगे आँख का उपयोग करते हुए। तो आँखों से हम लोग पढ़ते हैं ना जी, इस प्रकार से मौन वाचन को देख देख करके, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आँख के सहारे करेक्ट हो जाएगा। देख करके हम लोग मन में ही पढ़ लेते हैं बिना एक शब्द निकाले, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यान से पढ़िए। भाषा प्रयोग में शिक्षण किस रूप में होता है? ऑप्शन ए समूह रूप में, ऑप्शन बी व्यक्तिगत रूप में, ऑप्शन सी व्यक्तिक एवं समूह रूप दोनों में, या ऑप्शन डी इन सभी रूपों में। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी इन सभी रूपों में करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भाषा प्रयोगशाला में शिक्षण किस रूप में होता है? तो भाषा की प्रयोगशाला में जो शिक्षण होता है वो समूह रूप में भी होता है, व्यक्तिगत रूप में भी होता है, और व्यक्तिगत एवं समूह दोनों में होता है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि समूह में भी होता है, व्यक्तिगत में भी होता है और इसमें भी होता है, दोनों में एक साथ भी होता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 21 को ध्यान से पढ़िए। व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त विधि है। ऑप्शन ए आगमन, ऑप्शन बी निगमन, ऑप्शन सी आगमन निगमन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी आगमन निगमन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त विधि है। व्याकरण शिक्षण की जो उपयुक्त विधि है वो आगमन विधि भी हो जाएगा और निगमन विधि हो जाएगा। आप लोगों को ना थोड़ा सा समझा देता हूँ कि आगमन विधि क्या होता है और निगमन विधि क्या होता है, क्योंकि हमेशा प्रश्न में पूछा जाता है, आता है ऐसे प्रश्न। आगमन विधि का मतलब ये होता है कि मान के चलो अगर मैं बच्चे को पढ़ा रहा हूँ किसी कक्षा में, तो पढ़ाने से पहले मैं क्या करूँगा, जिस टॉपिक को मेरे को पढ़ाना है उस टॉपिक का सबसे पहले मैं उदाहरण दूंगा बच्चों को। मान के चलो मैं बच्चों को ना पत्तों के बारे में पढ़ा रहा हूँ पर्यावरण में, तो पत्तों के बारे में पढ़ाऊंगा तो क्या करूँगा, सबसे पहले आसपास से 2-4 अलग अलग पेड़ पौधे के पत्तों को लेकर के जाऊँगा और ले जा करके बच्चों को सबसे पहले मैं दिखाऊँगा कि बेटा ये इस पेड़ के पौधे हैं, ये इस पेड़ के जो पत्ते हैं वो है, और जो पेड़ पौधे वो अपना भोजन इस प्रकार से बनाता है। तो इस प्रकार से पहले बच्चों को जब मैं उदाहरण दूंगा, और उदाहरण देने के बाद जिस टॉपिक को मेरे को पढ़ाना है उस उदाहरण के बाद जो नियम कायदा कानून विधि जो है ना उन सारी चीज़ों को जब बताऊंगा तो वो आगमन विधि कहलाता है। और सरल तरीके से बताऊँ ना तो आगमन विधि में क्या किया जाता है, सबसे पहले ना उदाहरण दिया जाता है और उदाहरण के बाद जो भी नियम कायदा कानून रूल रेगुलेशन जो भी रहता है ना उसको बताया जाता है, तो वो आगमन विधि कहलाता है। निगमन विधि ठीक उसी का उल्टा है। निगमन विधि में क्या होता है, सबसे पहले बच्चों को जिस टॉपिक को पढ़ाना होता है उस टॉपिक के जो नियम कायदा कानून रूल रेगुलेशन है उसको पहले बताया जाता है और बाद में फिर उदाहरण दिया जाता है, तो वो निगमन विधि कहलाता है। ठीक है, एक चीज़ को समझोगे तो दूसरा इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि जस्ट अपोजिट है दोनों। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। व्याकरण शिक्षण के जो नियम है ना वो आगमन निगमन जो नियम है वो दोनों करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को मेरे को ना समझाना केवल एक प्रश्न को नहीं है, एक प्रश्न में जितना भी प्रश्न बन सकते हैं या जितना भी डिफिकल्टी उन सारी चीज़ों को समझाना मेरा मकसद हमेशा रहता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 को अब ध्यान से पढ़िए। बोलने या वाचन कौशल का विकास होता है। ऑप्शन ए आदर्श वाचन से, ऑप्शन बी अनुकरण वाचन से, ऑप्शन सी वन वाचन से, या ऑप्शन डी सभी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी अनुकरण वाचन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बोलने या वाचन कौशल का विकास होता है। तो बोलने या वाचन कौशल का जो विकास होता है वो अनुकरण वाचन से होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से।
चलिए प्रश्न क्रमांक 23 को अब ध्यान से पढ़िए। मौन वाचन के संबंध में असत्य कथन है। ऑप्शन ए, मौन वाचन केवल गद्य, कहानी, उपन्यास, शिक्षण में ही किया जाता है। ऑप्शन बी, मौन वाचन केवल नेत्र व मस्तिष्क ही सक्रिय रहते हैं। ऑप्शन सी, मौन वाचन से कभी कभी वाचन संबंधी झिझक भी समाप्त हो जाती है। या ऑप्शन डी, मौन वाचन अनुशासन स्थापित करने में भी सहायक है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मौन वाचन से कभी कभी वाचन संबंधी झिझक भी समाप्त हो जाती है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मौन वाचन के संबंध में असत्य कथन है। मौन वाचन का मतलब क्या होता है? चुपचाप बिना मुंह को हिलाए हुए, बिना जीभ का उच्चारण किए हुए पढ़ना। तो हम लोग मौन वाचन कैसे पढ़ते हैं? मान के चलो ये प्रश्न क्रमांक 23 है और आप बिना बोले चुपचाप मुंह को बंद करो और बंद करके पढ़ो। तो किसका प्रयोग कर रहे हो आप लोग? आँख का प्रयोग करते हुए आप लोग क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो मन में, और आपका जो मन और मस्तिष्क है वो पढ़ रहा है, लेकिन आपका जो मुख है वो पढ़ रहा है क्या? शब्द निकल रहे हैं क्या आप लोगों के मुँह से? नहीं निकल रहे ना। तो इसमें किसका प्रयोग हो रहा है? तो उसमें आप लोगों का आँख और मस्तिष्क का प्रयोग हो रहा है। और आँख और मस्तिष्क का प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब क्या है? मौन वाचन से कभी कभी वाचन संबंधी झिझक समाप्त होता है। झिझक कैसे समाप्त होगा जी? जब आप लोग अपने मुंह का प्रयोग ही नहीं कर रहे हो, चुप रह करके पढ़ रहे हो, तो कहाँ से झिझक समाप्त होगा? झिझक तब समाप्त होता जब आप लोग उसे बोल बोल करके पढ़ते। तो बोल करके पढ़ते तब आप लोगों में किसी शब्द को पढ़ने संबंधी जो झिझक है या पढ़ने संबंधी जो झिझक है वो समाप्त होता। लेकिन इसमें बोल रहे हैं मौन वाचन, तो कहाँ से समाप्त होगा? नहीं होगा इससे। और इसमें असत्य कथन बोला है जी, तो असत्य जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 24 को ध्यान से पढ़िए। मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि करना किस उद्देश्य से संबंधित है? ऑप्शन ए, सृजनात्मक, ऑप्शन बी, सराहनात्मक, या ऑप्शन सी ग्राह्यात्मक, या ऑप्शन डी, अभिव्यंजनात्मक। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर सी, ग्रहात्मक, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि करना किस उद्देश्य से संबंधित है? तो वो ग्रहात्मक से संबंधित है। ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 25 को अब ध्यान से पढ़िए। लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य है। ऑप्शन ए, स्वतः लेखन में रुचि, ऑप्शन बी, श्रुत लेखन, ऑप्शन सी, शब्दकोश में वृद्धि, या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य है, तो लिखित अभिव्यक्ति का जो उद्देश्य होगा वो स्वतः लेखन में रुचि होगा, श्रुत लेखन भी हो जाएगा और शब्दकोश में वृद्धि भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 26 को पढ़िए। लेखन कौशल के विकास की विधियों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए, खेल खिलौना विधि, ऑप्शन बी, पेस्टोलॉजी विधि, ऑप्शन सी, जेकार्ट विधि, या ऑप्शन डी, ध्वनि साम्य विधि। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि साम्य विधि करेक्ट हो जाएगा। कैसे? लेखन कौशल के विकास की विधि में सम्मिलित नहीं है। लेखन कौशल के विकास में जो सम्मिलित नहीं है वो ध्वनि साम्य विधि करेक्ट हो जाएगा। लेखन कौशल मतलब किसी प्रकार की जब आप लोग लिखना शुरू करते हो तो उसमें कौन कौन सा कौशल आता है, इसे लेखन कौशल कहते हैं। तो इसके अंतर्गत खिलौना खेल विधि आ जाएगा, उसके अलावा पेस्टोलॉजी आ जाएगा, और उसके अलावा जेकार्ट विधि आ जाएगा। लेकिन ध्वनि साम्य विधि नहीं आएगा। ध्वनि साम्य विधि किस में आता है और क्या होता है ये अगर बताओ ना, तो ध्वनि साम्य विधि जो है वो वाचन सीखने की एक प्रक्रिया है। मतलब जिस प्रकार से हम किसी टॉपिक को या किसी लाइन को पढ़ते हैं ना, तो उसका विधि होता है और उच्चारण का विधि होता है। कैसे? तो ध्वनि साम्य विधि में ना हम लोग क्या करते हैं, दो जो समान शब्द होता है जैसे एक ही प्रकार से, तो उसमें अंतर करना सीखते हैं ध्वनियों को। जैसे एग्जाम्पल दूँ तो हल चल एक ही प्रकार का है, लेकिन अलग अलग उसमें वाक्य आ रहे हैं ना, हल अलग है, चल अलग है। तो इस प्रकार से ध्वनियों में अंतर स्पष्ट करना ना, ये ध्वनि साम्य विधि के अंतर्गत आता है। लेकिन लेखन कौशल विधि में ये तीनों आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 27 को ध्यान से पढ़िए। मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन ए, ज्ञानात्मक उद्देश्य, ऑप्शन बी, कौशलात्मक उद्देश्य, ऑप्शन सी, सृजनात्मक उद्देश्य, या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है?
तो प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य है, तो मातृभाषा मतलब मदर टंग में जो शिक्षण है उसका उद्देश्य जो होगा वो ज्ञानात्मक उद्देश्य होगा, कौशलात्मक उद्देश्य हो जाएगा और सृजनात्मक उद्देश्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 28 को पढ़िए। शब्द पठन विधि नहीं है। ऑप्शन ए चित्र कहानी पठन विधि, ऑप्शन बी देखो और कहो विधि, ऑप्शन सी साहचर्य विधि या ऑप्शन डी पठन अनुकरण विधि। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। पठन अनुकरण विधि करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शब्द पठन विधि नहीं है, तो शब्द पठन जो विधि नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो पठन अनुकरण विधि करेक्ट हो जाएगा। पठन अनुकरण विधि कहने का मतलब ये है कि पढ़ना और पढ़ने के साथ साथ उसको फॉलो करना, उसका अनुकरण करना, उसका कॉपी करना, ये पठन अनुकरण विधि कहलाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 29 को ध्यान से पढ़िए। भाषाई कौशल है। ऑप्शन ए शिक्षण कराना, ऑप्शन बी अधिगम कराना, ऑप्शन सी अनुदेश कराना या ऑप्शन डी दक्षता प्राप्त करना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी दक्षता प्राप्त करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भाषाई कौशल है, तो भाषाई कौशल जो होगा दक्षता प्राप्त करना ना होगा, मतलब किसी भाषा में कौशल प्राप्त करना। भाषाई कौशल मान के चलो मुझे अंग्रेजी भाषा में भाषाई कौशल है, तो मुझे भाषाई कौशल कैसे होगा कि उस अंग्रेजी भाषा में दक्षता प्राप्त किया रहूँगा, तो मुझे क्या होगा वो भाषाई कौशल होगा। ठीक है, चलिए आज के क्लास के अंतिम प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और इसका भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। लिखित सामग्री को मन में ही मन बिना आवाज़ किए चुपचाप पढ़ना कहलाता है। ऑप्शन ए स्वर वाचन, ऑप्शन बी अनुकरण वाचन, ऑप्शन सी मौन वाचन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये भी तो इजी है आप लोगों के लिए। तो प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी मौन वाचन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? लिखित सामग्री को मन में ही मन बिना आवाज़ किए चुपचाप पढ़ना, मतलब ये है कि बिना आवाज़ किए, बिना अपने मुख का और जिह्वा का प्रयोग किए चुपचाप पढ़ना क्या कहलाता है? मौन वाचन कहलाता है। और मौन वाचन कैसे किया जाता है? बिना आवाज़ किए, मतलब मन में ही आप लोग पढ़ोगे, जिसमें आप लोगों का आँखों का और दिमाग का प्रयोग होता है। आँखों से देखना होता है और दिमाग से क्या होता है? मन में ही पढ़ना होता है। तो ये मौन वाचन के गुण होते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। और अभी तक की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिए, एटलीस्ट एग्ज़ाम तक की कर लीजिए, ताकि प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। तो इसीलिए ज़्यादा जरूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में। और आप लोगों का 2-3 दिन कंटिन्यू आप लोगों का ना जो पेडागोजी का सेक्शन है हिंदी में, उसको कंटिन्यू पढ़ते हुए चलेंगे। चलिए आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में।